रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें देखते हैं। उमेश कुमावत बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार, अब भारत लाने की तैयारी। आसिफ कुरैशी बताएंगे भूकंप से पाकिस्तान में भारी तबाही, 125 से ज्यादा की मौत, भारत में भी तेज झटके लेकिन जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आशीष कुमार सिंह बताएंगे पाकिस्तान से भारत लौटी गीता ने परिवार को नहीं पहचाना, प्रधानमंत्री मोदी से हुई गीता की मुलाकात। और प्रशांत के साथ देखेंगे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी बोले दूसरे संप्रदाय को आरक्षण देने की कोशिश हुई तो वो जान देने को तैयार। नीतीश ने कहा पहले भागवत के बयान की निंदा करें। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार, अब भारत लाने की हो रही है तैयारी। भारत सरकार ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पुलिस की गिरफ्त में और उसी की पुष्टि करती है ये तस्वीर। सफेद टी शर्ट पहने हिरासत में दिख रहा है शख्स है राजेंद्र सदाशिव निखालजे यानी छोटा राजन। भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आते हुए बाली एयरपोर्ट पर छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया। मोहन कुमार के नाम से पासपोर्ट पर छोटा राजन ट्रैवल कर रहा था। छोटा राजन जिसके बारे में पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जा चुकी थी और भारत सरकार प्रयत्नशील थी कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंटरपोल को भी हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी। तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में थे। हमारा प्रयास था कि फ्यूजिटिव छोटा राजन को अप्रहेंड किया जाए। सीबीआई काफ़ी समय से प्रयासरत थी और उनको वहां अरेस्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई जैसा भी लॉ में रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक होगा। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि इसी हफ्ते छोटा राजन को भारत को सौंप दिया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पिछले 4 दिन से इस ऑपरेशन में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन को भारत में लाने के ऑपरेशन को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह संभाल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जनरल वीके सिंह कुछ अधिकारियों के साथ 22 अक्टूबर को रात 10:30 बजे जकार्ता के लिए रवाना हुए। 23 अक्टूबर को इंडोनेशियाई सुरक्षा एजेंसियों से उनकी बैठक हुई। रॉ, आईबी और सीबीआई के अधिकारियों का 8 सदस्यों का दल भी उनके साथ था। 24 अक्टूबर को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया में वीके सिंह खुद कंट्रोल रूम में बैठे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बाकी अधिकारी दिल्ली के कंट्रोल रूम में थे। 25 अक्टूबर को छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद वीके सिंह वापस भारत लौटे। इंडोनेशिया की पुलिस के मुताबिक छोटा राजन को भारत लाने की राजनयिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटा राजन कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की मुखबिरी की वजह से ही उसे इंडोनेशिया में पकड़ा गया। छोटा राजन सिडनी से करून एयरलाइंस के विमान से इंडोनेशिया के बाली पहुंचा था। वो भारतीय पासपोर्ट G92738603 पर यात्रा कर रहा था। राजन को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया है क्योंकि उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। ऐसा कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील भी काफी समय से राजन की तलाश में था और उसे पता था कि राजन ऑस्ट्रेलिया में है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को पकड़ने की कोशिश 20 साल से हो रही थी, लेकिन अब जाकर वो हाथ आया है। 60 साल का छोटा राजन 80 और 90 के दशक में गैंगस्टर राजन नायर के गैंग में था। राजन नायर को बड़ा राजन कहा जाता था। बड़ा राजन के मर्डर के बाद राजेंद्र सदाशिव निखालजे गैंग का मुखिया बना और वो अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन के नाम से जाना जाने लगा। राजन पर 20 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। एक वक्त पर डॉन छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता था, लेकिन झगड़ा होने पर राजन ने अलग गैंग बना लिया। दाऊद ने कई बार छोटा राजन को मारने की साजिश रची। एक बार हमले में छोटा राजन बाल भी बचा था। छोटा राजन तो पकड़ लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दाऊद इब्राहिम कब हाथ आएगा। पाकिस्तान से भारत लौटी गीता ने परिवार को नहीं पहचाना है। बिहार के महतो परिवार ने किया था बेटी होने का दावा। अब इंतजार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का है।
दोपहर 3 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गीता को लेकर मीडिया के सामने आई। गीता के साथ कराची के ईदी फाउंडेशन के वो सदस्य भी थे जो 12 साल से गीता की देखरेख कर रहे थे। सुषमा ने बताया कि गीता ने महतो परिवार को नहीं पहचाना। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। तो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं है। सुबह 10:20 पर गीता कराची से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी उसे जवाहर भवन ले गए। इसके बाद उसका सामना उस महतो परिवार से कराया गया जो गीता को अपनी बेटी बता रहा है। 12 साल पहले गीता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। कराची में उसकी देखरेख ईदी फाउंडेशन कर रहा था। गीता को लेकर अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि अगर महतो परिवार और गीता का डीएनए नहीं मिला तो क्या होगा, और अगर मिल गया तो क्या होगा। अगर गीता और महतो परिवार का डीएनए नहीं मिला तो गीता को इंदौर की एक संस्था में रखा जाएगा जो ऐसे बच्चों का न सिर्फ ख्याल रखते हैं बल्कि उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाते हैं। और अगर डीएनए मिल जाता है तो फिर गीता और महतो परिवार को आमने सामने बिठाकर कोशिश होगी। क्योंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे। गीता के परिवार की कहानी अब डीएनए टेस्ट पर अटकी हुई है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि गीता अब अपने वतन लौट आई है। गीता ने भले ही महतो परिवार को न पहचाना, लेकिन बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले जनार्दन महतो का परिवार जरूर दावा कर रहा है कि उनकी खोई हुई बेटी हीरा ही गीता है। तो कहते हैं हमारा बेटी है, चाहे कितना भी कहेगा जो नहीं है मेरा बेटी है, दावा है मेरा बेटी। महतो परिवार कहता आया है कि गीता शादीशुदा है, लेकिन गीता ने फिर कहा कि उसकी शादी नहीं हुई है और न ही कोई बच्चा है। गीता माँ बाप से मिलने की उम्मीद में भारत लौटी है। जिस परिवार को तस्वीर में गीता ने पहचाना था उसे सामने देखकर वो उन्हें नहीं पहचान पाई। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंची गीता। बिहार के महतो परिवार से रिश्ते की जांच के लिए लिया गया डीएनए सैंपल। पाकिस्तान के कराची से दिल्ली पहुंची भारत की बेटी गीता 12 साल पहले परिवार से बिछड़कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान में गीता की देखभाल करने वाले ईदी फाउंडेशन के 5 लोग भी उसके साथ दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर बिहार का महतो परिवार गीता को लेने पहुंचा। हालांकि महतो परिवार ही गीता का बिछड़ा परिवार है, इसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। गीता की शादी का विवाद अभी भी बना हुआ है। परिवार का कहना है कि बिछड़ने से पहले गीता की शादी हो चुकी थी, लेकिन गीता खुद इस दावे से इनकार करती रही है। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारत और पाकिस्तान को हिला दिया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया। घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दफ्तरों से लोग बाहर की ओर भागते दिखे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़, श्रीनगर समेत कई जगहों पर काफी देर तक तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 बताई गई है और इसका केंद्र धरती की सतह से करीब 190 किलोमीटर नीचे था। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई है। यहां अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। 7.5 तीव्रता के भूकंप ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हिला के रख दिया। भूकंप से तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान की है। भूकंप के झटकों के बाद घबराए लोग सड़कों पर निकल पड़े। पाकिस्तान में अब तक 76 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुई है, जहां कई इमारतें जमींदोज हो गई। अफगानिस्तान में भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। अफगानिस्तान में भूकंप से 24 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में एक ही स्कूल में 12 छात्राओं के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से फोन पर बात भी की। भूकंप से भारत में जम्मू कश्मीर से 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत सदमे में हुई है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर में देखिए, बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बयान से फिर शुरू हुई आरक्षण पर लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बक्सर में लालू और नीतीश को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि दलितों और ओबीसी के हिस्से का 5% आरक्षण छीनकर धन के नाम पर आरक्षण देने की
साजिश हो रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं। अभी तक लालू और नीतीश बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब मोदी ने इस मुद्दे को उठाकर गेंद को उन्हीं के पाले में डालने की कोशिश की है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा, किसी की बहन बेटी के लिए सेट करने जैसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करके मोदी ने महिलाओं का अपमान किया है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने किसी की बहन बेटी के लिए सेट करने जैसे बाजारू, अभद्र और अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करके महिलाओं और नारी शक्ति को अपमानित किया है। महिला शक्ति को अपमानित करना बंद करो, पद की गरिमा का ध्यान रखो। पटना में सभा में जो उन्होंने बोला है, जिस हिसाब का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है हमारी बहन के लिए, हमारे लिए, मेरे ख्याल से इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए उनको। वो बिहारियों को और खास तौर पे यदुवंशियों को बेवकूफ समझता है। पीएम मोदी ने कल बिहार की एक चुनावी रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी बेटी को सेट करने में नाकाम रहने वाले लालू इस बार अपने दोनों बेटों को सेट करने में लगे हैं और इस चक्कर में वो बिहार को अपसेट कर रहे हैं। दाल की कीमत को लेकर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच जंग जारी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एबीपी न्यूज पर मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले दालों की कीमत काबू में रखने के लिए बयान दिया था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? दाल की कीमत इतना बढ़ गई। अपना भाई पुराना जो एबीपी को इंटरव्यू दिए थे, क्या प्रकाश जी एबीपी का ही इंटरव्यू है कि समय पर इम्पोर्ट करना चाहिए? सोशल मीडिया में इस बार देखने का मौका मिला लोकसभा के चुनाव में। तो भाई आप जो खुद बोल रहे थे 14 के चुनाव में, कैसे भूल गए सरकार में आने के बाद? समय पर इम्पोर्ट करना चाहिए ना। बिहार में दाल 170 रुपए किलो बिक रही है। पीएम मोदी ने बढ़ती कीमत के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर में आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा तो 200 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम से जवाब मांगा। मोदी जी और आरएसएस के लोग कहते हैं दाल रोटी मत खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हवाई जहाज में जाते अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां की दाल खाते हैं। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने ये सोचा भी नहीं कि वो दाल की बात कर रहे थे। दाल की कीमत इस साल आसमान पर है। इस साल दाल की कीमत 200 के पार जा चुकी है, जबकि पिछले साल दाल लगभग 85 रुपए किलो बिक रही थी। बिहार चुनाव के कारण फंसा पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन का मामला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, बिहार चुनाव खत्म होते ही जारी होगा नोटिफिकेशन। Once election commission's code period gets over, the notification should come in a few days. कोशिश करूंगा दिवाली के पहले करने, लक्ष्मी पूजन के पहले तो जरूर करूंगा। सरकार ने पिछले महीने ही पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन देने की मांग पर रजामंदी दे दी थी। सेना में एक पद से रिटायर हुए लोगों को समान पेंशन देने की मांग पिछले 40 सालों से अटकी हुई थी। मोदी सरकार में मंत्री जुएल ओरांव ने भोपाल में आदिवासियों के कर्मा उत्सव में धुलवाए लड़कियों से अपने पांव। ये तस्वीरें हैं भोपाल में आयोजित कर्मा महोत्सव की, जहां मोदी सरकार के मंत्री जुएल ओरांव ने आदिवासी लड़कियों से पैर धुलवाए। मंत्री जी के पैर पोंछने का काम भी आदिवासी लड़कियों ने ही किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंत्री जी आदिवासी लड़कियों से पैर धुलवाकर कैसे खुश हो रहे हैं। अब से करीब 3 साल पहले आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी यूपी के अयोध्या में आदिवासी महिलाओं से पैर धुलवाए थे, जिस पर खासा विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले ने किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए एक ऐसी दलील दी है जिस पर अब उठने लगे हैं सवाल। किसी का जवान पुत्र यदि खत्म हो जाता है तो उसका पिता आत्महत्या नहीं कर लेता। और सूखे की त्रासदी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि किसी के जवान पुत्र की मौत से बड़ी त्रासदी हो। शायद सत्ता के रसूख में मंत्री जी को मालूम नहीं कि सूखा किसानों के लिए कितनी बड़ी आपदा है। ये एक असंवेदनशील सरकार की निशानी नहीं तो और क्या है। नोएडा के आरोपी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी कृष्णा ने नार्को टेस्ट के दौरान बताया
कि सीबीआई के जांच अफसर अरुण कुमार ने उस पर गुनाह कबूलने के लिए दबाव बनाया था। जुल्म नहीं किया है, अगर जुल्म किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। यूट्यूब पर अपलोड इसी वीडियो से खुलासा हुआ है कि नार्को टेस्ट में तलवार के कर्मचारी कृष्णा पर गुनाह कबूलने के लिए दबाव डाला गया था। 16 मई 2008 को नोएडा में डॉक्टर तलवार की बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी जेल में सजा काट रहे हैं। हरियाणा के हिसार में दलित युवक ने की खुदकुशी। मौत के लिए गांव के दबंगों और पुलिस को ठहराया जिम्मेवार। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार के भाटला गांव में पुलिस और दबंगों से परेशान होकर बदन सिंह ने खुदकुशी कर ली। बदन सिंह के भाई गुरचरण सिंह ने भी दबंगों के अत्याचार के बाद 8 अक्टूबर को खुदकुशी कर ली थी। बदन सिंह इस मामले का चश्मदीद गवाह था और आरोपी उसे बयान बदलने के लिए धमकी दे रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भरोसा दिया है। कर्नाटक के मंत्री अभय चंद्र जैन को गैंगस्टर रवि पुजारी से मिली धमकी। अवैध बुचड़ खाने का पर्दाफाश करने वाले बजरंग दल से जुड़े प्रशांत पुजारी की हाल ही में हुई हत्या को लेकर मिली धमकी। कर्नाटक के खेल और मछली पालन मंत्री जैन ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा है कि खुद को माफिया रवि पुजारी बताते हुए एक व्यक्ति ने कल उन्हें कॉल किया और आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या में वो शामिल है और वो उनकी हत्या कर देगा। धमकी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अभय चंद्र जैन को सुरक्षित। मध्य प्रदेश में कम बारिश होने की वजह से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए मुरैना में बैठक कर रहे अधिकारी मोबाइल पर लड़कियों की तस्वीरें देखते पाए गए। ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर मुरैना में कम बारिश से फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए अफसरों की टीम बैठी थी। अफसरों के सामने किसान अपना दुखड़ा सुना रहे थे और अफसर थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास कर रहे थे। लेकिन स्थानीय एसडीएम अजय कटेसरिया और तहसीलदार सर्वेश यादव फेसबुक पर लड़कियों के फोटो देखने में मशगूल रहे। सीएम शिवराज ने किसानों की खराब फसल का जायजा लेने के लिए आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को जिलों में भेजा है। दलितों की तुलना कुत्ते से करने पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज वीके सिंह के घर पर यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वीके सिंह के घर पर अंडे, टमाटर और पत्थर फेंके गए। पिछले दिनों फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव की घटना को लेकर वीके सिंह ने कह दिया था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे। वीके सिंह बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीके सिंह गाजियाबाद से ही सांसद हैं। इराक में आए आतंकियों के बंधक बनाए गए 70 कैदियों को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन के तहत बचाया। ये तस्वीर है अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडो डेल्टा फोर्स और कुर्द सेनाओं की साझा ऑपरेशन की। उत्तरी इराक में आईएस ने जेल बनाकर इन लोगों को कैद किया था। रिहा कराए गए लोगों में 20 के करीब इराकी सैनिक भी शामिल है। ये पहला मौका है जब आईएस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमेरिकी सेनाओं ने जमीन पर उतरकर ऑपरेशन किया है। दिवाली सेल के नाम पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां ग्राहकों को लुभाने में जुट गई हैं। अमेजन और स्नैपडील ने शुरू किया ऑफर। आज से शुरू हुई अमेजन की ग्रेट इंडियन दिवाली सेल 72 घंटे की है, जिसमें कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि हर आधे घंटे में नई डील्स आएंगी। वहीं स्नैपडील ने फैशन मंडे सेल नाम से एक सेल शुरू की है, जिसमें 80% तक छूट देने का दावा कंपनी की ओर से किया गया है। तो अगर दिवाली पर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो इन ऑफर्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हर खरीदारी करने से पहले जांच परख जरूर कर लीजिएगा।